तो क्लाम आर्ट्स क्लासेज की इस एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं क्लास 6 की ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहा हूं और ये ज्योग्राफी का अंतिम चैप्टर है हमारा देश भारत। इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं मैंने आपको सभी पढ़ा रखा है। इस चैप्टर का भी मैं 2 वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। ये इसका फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग सिलेबस पे आते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है कि हमारा देश भारत, देखिए पहले इसमें आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। अगर आप भारत के उत्तर में देखिएगा तो हिमालय का पर्वत मिलेगा, हिमालय पर्वत। पश्चिम में आप देखिएगा भारत का तो पूरा आपको अरब सागर मिलेगा और पश्चिम में अरब सागर, और अगर आप पूरब में देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी मिलेगा। जैसे पूरब में आपको बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। चलिए मैप पे ही आ जाइए, नक्शा पे मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए इस नक्शा की मदद से आप देखिए, ज़्यादा कंप्लीट होगा। देखिए भारत के उत्तर में आप यहाँ पर चले जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? हिमालय पर्वत। उत्तर में आपको हिमालय पर्वत है। फिर आप भारत के अगर भारत के अगर आप पूरब में आ जाइए तो बंगाल की खाड़ी है पूरब में। पश्चिम में देखिए, यहाँ पर पश्चिम में अरब सागर है। और अगर आप दक्षिण में नीचे आ जाइए, दक्षिण में देखिए, इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। यही चीज़ कहा जा रहा था कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी और भारत के पश्चिम में अरब सागर मिलेगा। और क्या कहा जा रहा था कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। जानते हैं प्रायद्वीपीय किसको बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप उसको बोलते हैं जो 3 तरफ जल से घिरा हो। जैसे देखिए भारत को यहाँ पे ये तीनों वाटर से घिरा है। देखिए इधर से भी जल से पूरा घिरा है पश्चिमी भाग, इधर से भी जल से घिरा है पूरा पूर्वी भाग, और दक्षिणी भाग देखिए तो इधर भी पूरा जल से। तो भारत 3 ओर जल से घिरा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो जो चीज़ तीनों तरफ जल से घिरा हो वो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय। तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है क्योंकि भारत तीनों तरफ किससे घिरा है? जल से घिरा है। चलिए अब आइए देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रायद्वीप क्या है? तो प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ जल से घिरा हो। मैं अभी आपको बताया हूँ कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है क्योंकि भारत तीनों तरफ किससे घिरा है? जल से घिरा है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जानते हैं भारत का पूरा क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आप इसको 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी कहते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़ा देश कौन है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कंट्री कौन है? रूस है। रूस पर से फिर कनाडा है, कनाडा पर से चीन है, चीन पर से चौथा में अमेरिका है, 5वां में ब्राज़ील है, 6ठा में ऑस्ट्रेलिया है और 7वां में भारत है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जब आप भारत को देखिएगा तो भारत का क्या स्थान है? 7वां। भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, अर्थात 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है। वैसे 3214 किलोमीटर है अगर पूरा देखिएगा तो। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के, है ना, पश्चिम में कच्छ तक यानी कि गुजरात के कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो उत्तर में जो जम्मू कश्मीर के लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक जो इसका विस्तार है 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत है, यहाँ भारतीय मरुस्थल है, उत्तरी मैदान है, पठार है, तटीय भाग है, द्वीप समूह है। ये सब भारत के स्थल रूपों की भिन्नता को दर्शाता है कि भारत का जो स्थल रूप है भिन्न है, मतलब अलग अलग देखिएगा तो। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा मैप पे। एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको। देखिए भारत को अगर आप देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को
कि ये है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ध्यान देना मेरी बात को, ये पूरब और ये पूरब और ये क्या आ जाएगा पश्चिम। तो भारत को अगर तुम देखोगे तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो इसकी पूरी लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर। यानी कि उत्तर में अगर आप देखिएगा, ध्यान देना मेरी बात को, अगर उत्तर में देखोगे तो भारत जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कहाँ तक आता है, तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक। तो उत्तर में मतलब वही कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर आप ये देखिएगा कि इसकी लंबाई कितनी है 3214। और अगर आप पूरब में देखिएगा तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है ना, किविथु। तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में गुजरात तक देखिएगा तो इसकी लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर। यानी कि भारत की पूरी उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है 3214 और पूरब से लेकर के पश्चिम तक इसका कितना है 2933। कितना है 2933। यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात के सबसे इधर पश्चिमी में है गुहार मोती, अंतिम बिंदु वहाँ तक। चलिए अब आ जाइए इसी के साथ आगे, अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान दो, तो यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा, संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। मतलब भारत में जलवायु देखिएगा या वनस्पति में भी भिन्नता है, वन्य जीव जंतु, भारत में अनेक प्रकार के भाषा और संस्कृति के लोग हैं। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपरा को दिखाती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। भारत की जो जनसंख्या है देखिएगा 120 करोड़ से ज़्यादा है। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है कौन, भारत, ठीक ना। अब तो देखिएगा चीन को भी भारत पीछे छोड़ दे, तो चीन के बाद देखिएगा तो जनसंख्या दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन है, भारत है। देखिए भारत क्षेत्रफल में 7वां स्थान है, बताया था ना मैं आपको। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलो अब भारत की स्थिति को देखो। भारत की स्थिति यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर आप पृथ्वी को बांट देते हैं, बीचों बीच में विषुवत रेखा गुजरती है, ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा इंडिया यहाँ पे है, मतलब हमारा इंडिया यहाँ पे है, मतलब क्या है, यानी कि भारत जो है जो पूरा उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर स्थित है। भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। देखो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। मैं तुमको बताता हूँ मैप के थ्रू, ध्यान दो, यहाँ पे इस नक्शा पे आ जाओ। देखो मैं तुमको क्या बताया था, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे। और ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, कर्क रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 गो राज्य से। तो अगर पूछेगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 8 राज्य से होकर के गुजरती है ना। इसका एक मैं ट्रिक बता देता हूँ कि कर्क रेखा कौन कौन, जैसे मित्र पर गमछा झार, इसका एक ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये कर्क रेखा गुजरने वाला ट्रिक। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से बताओ, ग से गुजरात, म से क्या हो जाएगा महाराष्ट्र और छ से छत्तीसगढ़। तो आप ये देखिएगा कि कर्क रेखा जो है जो भारत के बीचों बीच से, सॉरी म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। कितने राज्य से होकर के गुजरती है, 8 गो राज्य से। कौन सा ट्रिक याद करोगे, मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। चलो तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के 8 गो राज्य से गुजरती है। ये पूरे भारत को 2 भागों में बांटती है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान दो। 23.5 डिग्री कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। मतलब भारत को देखोगे तो भारत की जो मुख्य भूमि है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ, आ जाओ नक्शा में। देखो
भारत की जो ये जो सीमा है, जैसे आप इंडिया के अगर मैप को आप देखिएगा, देखिए इंडिया के अगर मैप को आप देखिएगा तो कैसे, यहाँ पर सबसे नीचे में आ जाइए उत्तरी अक्षांश, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के ऊपर में देखिएगा तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 8 डिग्री 4 मिनट, सॉरी ध्यान देना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। चलो अब तुम देखोगे तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो मैं तुमको बता दूं कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक देशांतरीय विस्तार, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो तुमको 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक ना। तो देशांतरीय विस्तार कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, तो यही कहा जा रहा है, इसमें ध्यान दो। देखो तो भारत का यहाँ पर अब क्या बोला, भारत का जो मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटे तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगा, तो भारत क्या होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होगा, ठीक ना, इस चीज़ को ध्यान देना। बोलता बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय रेखा में बहुत अंतर है। जानते हो एक चीज़ को ध्यान देना, अगर पूछे कि भारत के मतलब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है, तो लगभग एनसीईआरटी का है कि 29 डिग्री का अंतर है ना। और इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटा हो जाता है। वैसे तो अगर आप देखिएगा तो भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है, और जानते हैं भारत के जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। इसीलिए आप देखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा सूर्योदय में अंतर होता है। अगर एक जगह सूर्योदय 2 घंटा पहले होता है तो एक जगह सूर्योदय 2 घंटा बाद होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 30 डिग्री क्या होता है देशांतर का अंतर है, ठीक ना। चलिए तो अब आप आ जाइए, देखिए लगभग 2 यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, लगभग 2, देखो लगभग 2 भागों में इसको क्या करेगा, हाँ लगभग 2 घंटे का होगा, मतलब दोनों में अंतर कितना का होगा, लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए, जैसे कि मैं तुमको पहले बता दिया हूँ कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होगा। अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से, ध्यान देना, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटा पहले होता है, किसकी तुलना में, गुजरात में। आप पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है ना, पढ़ाया था ना मैं कि भारत का मानक समय रेखा क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को स्थानीय समय रेखा माना जाता है। भारत का मानक समय रेखा जो इलाहाबाद के नैनी में है ना, इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। चलो तो इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर बोलते हैं। भारत के पड़ोसी देश, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत के पड़ोसी देश, तो सुनिए मैं आपको बताता हूँ कि भारत का अगर आप पड़ोसी देश देखिए ना, तो भारत के जो सीमा साझा करने वाला जो देश है, जैसे आप देखिएगा कि भारत के 7 सीमावर्ती देश है, मतलब भारत को पड़ोसी देश में देखिए 7, क्या बोलता है, 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि भारत के सीमावर्ती देशों की संख्या कितनी है, तो 7 है। कई गो देश भारत के मतलब ये सीमा से सटता है, तो 7 गो देश। कौन कौन देश भारत की सीमा को टच करता है, चलो आते हैं, मैप में देखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा याद होगा। देखो अफ़गानिस्तान भी भारत को टच कर रहा है सीमावर्ती देश में, पाकिस्तान भी टच कर रहा है, तो 2 गो देश हुआ, चलो ठीक है। फिर चीन भी देखोगे, चीन भी भारत से मतलब ये साझा कर रहा है, तो
3 देश हुआ। नेपाल भी भारत का सीमावर्ती देश है, 4 हुआ। चलो 5वां मतलब क्या है, भूटान, भूटान भी भारत को सट रहा है, तो मतलब क्या हुआ 5। और बांग्लादेश को आप देखिएगा, बांग्लादेश भी भारत से अपना बॉर्डर साझा कर रहा है पूरा, तो 6 गो। और 7वां देश देखिएगा म्यांमार, म्यांमार भी भारत से मतलब ये सीमा साझा कर रहा है, तो क्या गो देश हुआ, 7 गो। एक चीज़ जानते हैं, तो ये जो 7 सीमावर्ती देश यानी कि भारत के सीमावर्ती देशों की संख्या कितनी है, अगर आपसे पूछेगा कि भारत के सीमावर्ती देशों की संख्या कितनी है, तो आप लिखिएगा कि भारत के जो सीमावर्ती देश है वो 7 है। भारत के सीमावर्ती देश कितना है, 7। तो 7 देश जो है, जो भारत के सीमावर्ती देशों की संख्या कितनी है, 7। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि भारत के जो 7 सीमावर्ती देश है, अगर आप इसका ट्रिक लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, इसको कैसे याद कीजिएगा, तो याद कीजिएगा कि बचपन में, ध्यान देना मेरी बात को, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। देखो सीमावर्ती देशों को याद करने का ये ट्रिक है कि बचपन में MBA किया। ब से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। च से क्या हो जाएगा, चीन। प से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। न से क्या हो जाएगा, नेपाल। M से क्या हो जाएगा बताओ, म्यांमार। B से क्या हो जाएगा, भूटान। और A से क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। तो भारत के ये 7 सीमावर्ती देश है, जिसको याद कर लो, बचपन में MBA किया है ना। ये 7 देश भारत की सीमा से अपना साझा करता है। जानते हो भारत का सबसे लंबा तटीय भारत का सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला देश कौन है? भारत का सबसे लंबा सीमा यानी कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। देखो ये बांग्लादेश से भारत अपना सबसे ज़्यादा बॉर्डर साझा करता है। पूछेगा कि भारत अपना बॉर्डर सबसे ज़्यादा किस देश के साथ साझा करता है, तो लिखोगे कि बांग्लादेश के साथ भारत अपना बॉर्डर सबसे साझा करता है। तो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ, है ना। और भारत में सबसे ज़्यादा जानते हो शरणार्थी जो माइग्रेट करके आए हैं, जो दूसरे देश के लोग, वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के लोग हैं भारत में, ठीक ना। चलो अब मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहूँगा, भारत में अगर तुम देखोगे तो भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य गुजरात है। जानते हो समुद्र से सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन है? भारत का गुजरात। पूछेगा अगर तुमसे कि भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य क्या है, तो क्या बताओगे? गुजरात जो है, जो भारत का सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य है। चलो अब आगे आ जाते हैं। देखो राजनीतिक विस्तार, देखो राजनीतिक, पहले इसमें से आ जाना एक चीज़ को, तो 7 देशों के साथ सीमा जो साझा करता है, ध्यान दो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनमें कौन कौन से देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है। अच्छा, दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप, भारत के दक्षिण में अगर देखोगे तो समुद्र में स्थित 2 द्वीपीय देश है, एक श्रीलंका और एक मालदीव। भारत के अगर आप देखिएगा तो दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव दोनों द्वीपीय देश है, पड़ोसी है हमारे, है ना। मालदीव, अभी आपको मालदीव बहुत चर्चा में था, देखे होंगे आप। श्रीलंका और मालदीव द्वीपीय देश है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप देखिएगा कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पाक जल डमरू मध्य पाक जल संधि जो है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जैसे देखिए ये आप देख रहे हैं, ये जो देश जो है ये श्रीलंका है ना, और बीच में ये पाक जल संधि है। पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है, किस जल संधि से? पाक जल संधि से। चलो तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अब देखो कि राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन, तो भारत एक विशाल देश है। अगर अभी देखोगे तो भारत में 28 गो राज्य और कितना 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में भारत को बांटा गया है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। पहले तो कलकत्ता था भारत की राजधानी, लेकिन 1911 में देखोगे दिल्ली बना। राज्य का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ। जानते हो भारत में जो राज्य जो बना था, भारत में जो राज्यों का बंटवारा हुआ, राज्य का निर्माण हुआ, वो भाषा के आधार पर हुआ। तुमको पता है भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो 1953 में जिसका गठन हुआ। तो पूछेगा कोई आदमी कि अगर तुमसे भाषा के आधार पर भारत में सबसे पहले राज्यों का राज्य निर्माण किसके आधार पर हुआ, तो मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 1953 में हुआ, ठीक ना। भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन 1953 में हुआ। देखो जब भारत स्वतंत्र हुआ था ना, उस वक्त में भारत में रियासत थी, जैसे देखोगे तो 565 रियासत थी।
और उस रियासतों का एकीकरण करके राज्य का बंटवारा, राज्य का निर्माण करने का बात चला। तो उसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बना। कब? 1953 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग बना और राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या किया? भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का ये निर्माण किया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो 1953 में बना। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 गो राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया शुरू में। चलो, अब यहाँ पर एक डायग्राम था जिसे हम लोगों को पढ़ना था। कॉलम, देखिए ये कॉलम था, हम लोग पढ़े थे इसको। देखिए ये क्या है? बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। जो बड़ा देश है जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 गो मानक समय रेखा है। भारत में तो एक ही मानक है, 2 मानक की बात चल रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 गो मानक समय रेखा है। कनाडा में देखोगे तो कनाडा में 6 मानक समय है। कनाडा में कितने मानक समय है? 6 मानक समय है। तो कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय है? तो मैंने आपको पढ़ाया था पिछले चैप्टर में कि रूस में 11 मानक समय रेखा है। कि रूस में कितना मानक समय रेखा है? तो रूस में 11 मानक समय रेखा है। कहाँ? रूस में। चलिए, अब थोड़ा मैं एक चीज़ पर और मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, भारत के कुछ चीज़ों पर हम पढ़ते हैं, ध्यान देना। आ जाओ इधर, इस मैप को देखो, ज़्यादा कंप्लीट आएगा। अगर तुमसे कोई आदमी पूछे कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है, तो देखो भारत का सबसे उत्तरी राज्य है जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। और अगर तुमसे पूछेगा कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो अगर दक्षिणतम बिंदु देखोगे तो भूमि से, मुख्य भूभाग से, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। तमिलनाडु में ये कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर जल में देखोगे तो अंडमान निकोबार में आ जाएगा, लेकिन वैसे मतलब स्थल से तो कन्याकुमारी है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है, भारत का सबसे, इसका नाम है किबीथू। क्या है? किबीथू। किबीथू अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और सबसे पश्चिमी में तो गुजरात है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है गुहार मोती। क्या नाम है? गुहार मोती। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जो कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। नहीं, ये चैप्टर तो आधा ही मैं पढ़ाया हूँ। इसका सेकेंड वीडियो में मैं इसको समाप्त करूँगा। देखिए दोस्तों, मेरा मकसद ये नहीं रहता है कि मैं आपको डायरेक्ट सीधे पढ़ाऊँ, है ना। जैसे मान लेते हैं कि अगर जो बुक में दिया है, अगर मैं सीधे इसको पढ़ लूँ तो फिर इसका क्या मायने रहेगा? कुछ मायने नहीं रहेगा। मेरे कहने का मतलब होता है, मैं इसमें चीज़ों को ऐड करता हूँ ताकि आपका जीके स्ट्रॉन्ग हो, ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चीज़ें आपको पढ़ने में ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। वरना आप देखिएगा तो एनसीईआरटी तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं अप्रोच में, लेकिन एनसीईआरटी बुक को सही में पढ़ने का अप्रोच क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो ठीक है, आप लोग पढ़िए इसी तरीक़ा से और कमेंट में कीजिएगा आपको कैसा वीडियो लगता है, मैं बना के डालते रहूँगा। चलिए, सेकेंड पार्ट जब इस चैप्टर का लेकर के आएंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट होगा। कल मैं इसका सेकेंड पार्ट डालूंगा। जी धन्यवाद।